तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में ना जो क्रैश चीज़ है एक ऐसा रिश्ता है जो कि हर बार कुछ सालों के बाद अपने आप को रिपीट करता है। अब चाहे हम 1929 की बात करें, 1987 की बात करें, 2008 की बात करें, 2020 की बात करें, तो हर एक का एक रीज़न भी होता है कि इस फलां रीज़न के कारण धीरे धीरे जाके एक बड़ा सा क्रैश बना और उसकी वजह से ये फलां लोग इम्पैक्ट हुए। 1929 का ग्रेट डिप्रेशन जो अमेरिका में हुआ था, वहाँ पे बैंक्स की पॉलिसी के कारण ये दिक्कत आई थी, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था। द ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं उसको। 1987 में अगर आप आ जाएंगे तो ये ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम के कारण हुआ था क्रैश, और इसने भी अच्छा खासा नुकसान दिया था, जिसमें ऑटोमेटेड ऑर्डर्स लगने लग गए थे। 2008 में रियल एस्टेट का बबल बना था उसकी वजह से, और ये काफ़ी समय से 2-3 सालों से इंडिकेशन इसके मिल रहे थे, शायद उससे भी पहले, और ये भी ग्लोबल इम्पैक्ट करके गया था। 2020 का तो कोविड का आपको पता ही है, सबको पता है कि बीमारी की वजह से चाइना से, जो कहते हैं कि चाइना से शुरुआत हुई जिसकी, और इसने भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया। 19 can be characterized as a pandemic. We declared a public health emergency. घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा। अब एक ऐसा क्रैश भी आया था दोस्तों जो कि एक इंसान ने किया था। ये क्रैश एक कंट्री को, उसकी एक्सचेंज को, उसके फाइनेंशियल सिस्टम को हिला के रख दिया था उसने, और ये किसी इकोनॉमिकल रीज़न, बैंकिंग सेक्टर या कोई बीमारी या कुछ ऐसा नहीं हुआ था स्टॉक मार्केट में जिसकी वजह से एक क्रैश आ जाए, लेकिन एक इंसान ने कुछ ऐसा कर दिया धीरे धीरे, ग्रेजुअली, जिसकी वजह से पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट सिस्टम ही बैठ गया। इनफैक्ट एक एक्सचेंज तबाह हो गई, गायब हो गई, अब है ही नहीं। और ये बात हो रही है, ब्राज़ील नाम का एक देश है, उसकी एक एक्सचेंज रियो डी जेनरियो, यहाँ पे एक एक्सचेंज, इस नाम से एक एक्सचेंज हुआ करता था, उस एक्सचेंज को खा गया ये क्रैश। इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बना चुके हैं, आपने कहा था, आपने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को, तो हमने कहा चलो लॉन्ग फॉर्म करते हैं, और आपने कहा था कि हमें लॉन्ग फॉर्म चाहिए, तो दिस इज़ दैट लॉन्ग फॉर्म वीडियो। यहाँ पे डिटेल बताएंगे आपको कि इस क्रैश में एक्चुअली क्या हुआ था, कौन इंसान थे ये, क्या ऐसा काम कर दिया था जिसकी वजह से ये समय देखना पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट हैं नाजी नाहस, जो कि 1945 में लेबनान नाम के एक देश से ब्राज़ील पहुंचे अपने माँ बाप से कुछ पैसे लेके। 23 साल इनकी उम्र थी। जैसे हम कहते हैं ना, जब मैं मुंबई शहर में पहुंचा था तो मेरे पास जेब में सिर्फ 500 रुपये थे, या 5000 रुपये थे, या 5 लाख रुपये थे, या 50 लाख रुपये। इनके हाथ में $50 मिलियन थे। मतलब उस समय 1945 में 37.5 करोड़ रुपए। इमेजिन दैट। नाउ इतना सारा पैसा लेके एक 23 साल का लड़का एक देश में आया है, सोच के ये कि मैं बिज़नेस करूँगा, बहुत बढ़िया किया भी, सोच अच्छी थी शुरुआत में। क्या काम किया? शुरुआत से एक जानवरों का एक फार्म खोला, है ना, फार्म हाउस खोलते हैं ना, एक फार्म खोला, फिर फैक्ट्रीज़ खोली, फिर कुछ बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो $50 मिलियन लेके आए थे, एक टाइम पे ये अपना पैसा $200 मिलियन कर चुके थे। जी हाँ, 150 करोड़ रुपया बना लिया इन्होंने, मतलब ले गए, रेवेन्यू ले गए। अब पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि इस इंसान ने ज़्यादा मेहनत की नहीं थी उस इनिशियल $50 मिलियन को कमाने के लिए, तो उस बेस बना हुआ था। एक टाइम पे 27 कंपनी के मालिक तक बन चुके थे ये। तो यू अंडरस्टैंड दी काइंड ऑफ किस तरह से जंप देखा, ग्रोथ देखी, मूवमेंट देखी, लेकिन कुछ साल लगे। हम 1945 की बात कर रहे हैं, यू अंडरस्टैंड दैट। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो मेहनत ऐसा नहीं कि ओवरनाइट रिच बने, बहुत समय की बात, ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये कंपनीज बनी हैं और उसमें अपना अच्छा खासा पैसा बनाया, और $200 मिलियन तक वो पैसे को ले गए। अब जो बंदा बिजनेस में आ जाता है ना और देखता है कि पैसे की ग्रोथ हो रही है, वो कहता है कि एक पॉइंट इन टाइम पे जो मैं पैसा बना रहा हूँ ना, वो दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करो, फिर वो जो मेहनत करेंगी उससे पैसा कमाऊंगा मैं। कितनी अपनी कंपनीज में कितना पैसा कमा लेंगे, दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग टू डू। इन्होंने स्टॉक मार्केट से अपने आप को दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहाँ रखा जाता है। तो एक पॉइंट इन टाइम पे इनको लगा कि मेरे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, और उस टाइम पे ना 1980s में पहुँच गए हम, बहुत आगे पहुंच गए, मतलब 30-35 साल हो गए, देख लो उनको ब्राज़ील में आए हुए। तो इन्होंने कहा कि ब्राज़ील की स्टॉक मार्केट उस टाइम पे अच्छी खासी वोलेटिलिटी चल रही थी। अभी इन्वेस्टर माइंडसेट के नहीं थे, ये थे ट्रेडर माइंडसेट के। तो
बहुत सारी वॉलेटिलिटी को देख के इनको लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम, मेरे पास कैश है, ये टाइम अच्छा है, लेट्स जंप इन। और इनकी अपनी एक स्ट्रैटेजी थी जिसकी बेस पे उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया। अब देखिए, पैसा चाहिए ना स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करने के लिए। अभी कमाया पैसा एज इट इज़ नहीं लगाना चाहते थे, थोड़ा अलग खेलते थे, थोड़ा अलग गेम थी इनकी। इस गेम के चक्कर में पता नहीं कितने इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ आगे चल के। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने पैसे से अच्छी कंपनी जो थी ना, ब्राज़ील की स्टॉक मार्केट, आगे चल के बताएंगे कहाँ क्या किया, लेकिन जो ब्राज़ील देश की जो अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनी थी ना, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसके शेयर खरीदे। उन शेयर्स को खरीद के पहुँचे बैंक्स के पास। बैंक्स को कहा, देखिए मेरे पास इतनी अच्छी कंपनीज के शेयर्स हैं, मुझे ना आप लोन दे दीजिए, ये कोलेट्रल है, इसको गिरवी रख लीजिए, मेरे को आप पैसा दीजिए। अब बैंक्स ने कहा कि यार ये बंदा तो बिजनेसमैन है और अच्छा खासा इसका बैकग्राउंड है, इतनी सारी कंपनीज हैं इसके पास, इसके P&L तो देख लो, इसकी बैकग्राउंड देख लो, हिस्ट्री देख लो, सब देख लो, प्लस ये जो कर्जे के लिए कोलेट्रल दे रहा है वो भी अच्छा खासा कंपनीज का है, तो कौन सा बैंक मना करेगा। आज की तारीख में भी लोन ले लेगा ना तो भी कोई बैंक मना नहीं करेगा, बिकॉज द काइंड ऑफ बैकग्राउंड वो जिस हिसाब से आ रहा था ना, उसमें कुछ कंसर्न था ही नहीं, किसी को दिक्कत हो ही नहीं सकती थी कि, क्योंकि देयर इज़ नो पैची, देयर इज़ नथिंग, कोई दाग नहीं था हिस्ट्री पे, ना इंटेंशंस पे, ना थॉट प्रोसेस पे एज ऑफ नाउ। अब पैसा मिल जाता था। इस पैसे से मिस्टर नाजी नाहस यूज्ड टू बाय पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स को खरीद लेते थे। एक टीम बिठाई साथ में, उनको कहा कि एक काम करो आप, मैं नहीं करूँगा, सब लोग करो, और थोड़ी देर बाद स्टॉक्स को बाय करना शुरू करो, प्राइस को बढ़ाओ। $3 का है शेयर, $3 का शेयर है, इसको बाय का ऑर्डर लगाओ इस पर। जब आप सेल भी करोगे तो अच्छे प्राइस पे, तो खुद ही बाय कर रहे हैं, कोई बाय नहीं कर रहा, कोई सेल नहीं कर रहा, खुद ही लगे पड़े हैं। इसके प्राइस को बढ़ाते रहो, $3, $3.5, $4, $5, $10। एक पॉइंट इन टाइम पे एक शेयर जो कि $3 का हुआ करता था, $16 तक ले गए। तो इन अ सेंस उस शेयर को उस प्राइस पॉइंट तक ले जाते थे जहाँ पे वो एग्जिट कर रहे हैं। अब जब ये शेयर बढ़ेगा, हवा फैल जाएगी उस पर्टिकुलर शेयर की। अब हवा फैल गई, लोग आ गए। उस समय तो इतना ऐप्स ये सब होता ही नहीं था कि कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, एंड ऑल दैट। बस ये था कि ये शेयर बढ़ रहा है तो खरीद लो, लोग आ जाते थे, जुड़ जाते थे। अभी स्टॉक्स की पंपिंग एंड डंपिंग जो हम बात करते रहते हैं कितने सारे वीडियोज़ में, ये 1980s में कर रहे थे। यस सर, 1980 एंड मैम 1980 में ये कर रहे थे। और एक्चुअली में जब ये शेयर बढ़ जाता तब ये कटक जाते, निकल जाते। अब नाजी ये पंपिंग एंड डंपिंग से अच्छा खासा पैसा कमाते, बैंक्स को उनका पैसा सही टाइम पे लौटा देते। बैंक्स भी खुश क्योंकि उनको ब्याज मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है बैठे बैठाए, और अच्छे खासे वॉल्यूम पे मिल रहा है। बैंक्स को कोई आइडिया नहीं है कि ये पैसा कहाँ से बना रहे हैं। ऑब्वियसली बैंक्स को कैसे पता होगा। तो एक तरीके से बैंक्स अपना पैसा लेके खुश, नाजी नाहस अपना पंपिंग एंड डंपिंग करके प्रॉफिट लेके खुश। जो नुकसान हो रहा था वो किसको हो रहा था? वो उन इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को हो रहा था जो नाजी नाहस के पंपिंग एंड डंपिंग वाले स्टॉक्स के चक्कर में आ जाते थे। हैरानी वाली बात तो ये है कि उस समय पे इतनी ट्रेडिंग करते थे मिस्टर नाजी नाहस कि जो उनके स्टॉक ब्रोकर्स थे ना, उस समय की बात कर रहे हैं हम, 1980s की, समवेयर अराउंड दैट। उस समय उनका ब्रोकरेज का वैल्यू पता कितना था? जैसे अपन ₹20 बाय करते हैं, ₹20 सेल करते हैं एक ट्रेड के ऊपर, डिस्काउंट ब्रोकर के साथ हो तो फुल सर्विस में परसेंटेज बेस होता है। इनके केस में 4 करोड़ रुपए की ब्रोकरेज, सिर्फ ब्रोकरेज, जो बंदा 4 करोड़ की ब्रोकरेज दे रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहा होगा? तो आप खुद मैथ कर लीजिए। अब ब्राज़ील में 2 बड़े बड़े एक्सचेंज थे, रियो डी जेनेरियो जिसके बारे में बात है, और साओ पाउलो। अब साओ पाउलो थोड़ा नया था, रियो डी जेनेरियो थोड़ा पुराना था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जैसे कि BSE NSE के केस में हुआ है ना, BSE पुराना था लेकिन NSE आया और उसने उसको ओवर पावर कर लिया। इनके केस में भी ऐसा था, साओ पाउलो एक तरीके से एक बड़ा एक्सचेंज बन गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि रियो डी जेनेरियो पे कोई ट्रेडिंग नहीं करता था, ट्रेडिंग करते थे, बट उतना वॉल्यूम नहीं होता था, पहले स्टॉक्स पे होती थी। तो ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जा रहा था मिस्टर नाजी नाहस के द्वारा वो रियो डी जेनेरियो एक्सचेंज का ही था। अब थोड़ी बहुत ट्रेडिंग ये साओ पाउलो एक्सचेंज पे भी करते थे, लेकिन साओ पाउलो एक्सचेंज के जो प्रेसिडेंट थे एडुआर्डो डी रोचा एज़वेडो, ये एक नाम है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एडुआर्डो डी रोचा एज़वेडो, जो कि साओ पाउलो एक्सचेंज के उस समय प्रेसिडेंट थे। उनको थोड़ा शक हुआ कि किस तरीके से ये पंपिंग एंड डंपिंग करके जो मिस्टर नाजी नाहस हैं पैसा कमा रहे हैं। इस बात का उन्होंने ओपनली हवाई फायर कर दिया, सबको बता दिया कि ये इंसान कुछ गलत कर रहा है, इसके ऊपर नज़र रखी जानी चाहिए। अब जब ये बात हवा में फैली तो जो बैंक्स थे जो पैसा देते थे मिस्टर नाजी नाहस को लोन के ऊपर, उन्होंने कहा कि यार ये गलत हो रहा है, क्यों ना हम इसका लोन देना भी बंद कर दें, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट में गलत तरीके से काम करके पैसा कमा रहा है, तो उनका लोन का पैसा का नुकसान हो सकता है। प्लस दिस इज़ नॉट अलाउड, वैसे भी इलीगल तरीके से काम हो रहा है। अब उस समय तरीका ये था, जो ये लोन दिया करते थे बैंक्स, उस समय एक चेक दिया करते थे और चेक दिखा के ब्रोकर को कहा जाता था कि ये है चेक,
इस चेक के बेस पे आप शेयर दे दीजिए। तो बेसिकली काम चेक्स को दिखा के किया जाता था या चेक्स को सही टाइम पे डिपॉजिट कर दिया जाता था कि आप पैसा निकलवा लेना। डिपॉजिट करने के बाद भी पैसा काफ़ी दिनों के बाद आता था, तो बहुत मैनुअल सिस्टम हुआ करता था। अरे नाजी नाहन ने रियो डी जेनेरियो एक्सचेंज से $300 मिलियन और साओ पाउलो से $600 मिलियन के शेयर ऑलरेडी खरीद रखे थे, लेकिन बैंक्स ने कहा हम आपका चेक क्लियर करने वाले हैं नहीं, आपने कर दिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ब्रोकर्स ने देखा ये बात कि भैया शेयर तो मैं खरीद के दे चुका हूँ इनको, इनका चेक देख के अब मैं इनका पैसा कहाँ से लूँगा, क्योंकि चेक बाउंस हो जाएगा। बाउंस हो भी गया। अब चेक्स बाउंस हुए, ब्रोकर्स ने तो पैसा दे दिया। अब साओ पाउलो एक्सचेंज ने क्या किया कि ब्रोकर्स तो देखेंगे बाद में, एक्सचेंज को भी तो पैसा लेना है क्योंकि शेयर तो उसने दिए हैं ना निकाल के अपने में से। अब एक बड़ा एक्सचेंज होने का फ़ायदा उठाया साओ पाउलो एक्सचेंज ने। उसने $600 मिलियन जो अपने शेयर दिए हुए थे उसमें से $500 मिलियन का पोर्टफोलियो जो नाजी नाहस का था वो अपनी जेब में डाली। हालांकि -$100 बिलियन पे अभी भी था, लेकिन कुछ पैसा है। अब ब्रोकर्स कहने लग गए कि हमारे पास पैसे है नहीं। ब्रोकर्स ने अपने खुद को दिवालिया घोषित करना शुरू कर दिया कि भैया मेरे पास तो पैसे है नहीं, मैंने लेके दे दिए, अब क्या करूँ मैं, इतने अच्छे खासे पैसों का जो नुकसान होने वाला है। आई डोंट नो हाउ आई एम गोना गिव इट बैक टू द पीपल। इसके बाद बारी आनी थी बैंक्स की, क्योंकि पैसा तो इसके ऊपर, ये तो अभी 600-300 तो अभी की बात है ना, इससे पहले भी बहुत सारा पैसा बहुत सारे और बैंक्स ने दे रखा था मिस्टर नाजी नाहस को लोन के ऊपर। अब सब ने अपनी बंद करनी थी, लेकिन पिछला पैसा भी चाहिए था, तो बैंक्स बंद होने लग गए। अभी आप भूल गए एक बंदा बाकी है, रियो डी जेनेरियो एक्सचेंज। उसने कुछ पैसा रिकवर नहीं किया है, उसने अभी तक साओ पाउलो ने तो कर लिया है, लेकिन ये नहीं कर पाए। इन्होंने भी $300 मिलियन का पैसा का शेयर दे रखे थे, ये फंस गए। और इसके ऊपर जले के ऊपर नमक तो ये था कि उस समय पे ब्राज़ील के किसी भी एक्सचेंज के ऊपर सर्किट ब्रेकर्स नहीं हुआ करते थे, तो एक तरीके से पूरा का पूरा एक्सचेंज ओवर पीरियड ऑफ टाइम ढहने लग गया। 9 जून 1989 को 67% एक एक्सचेंज, 61% दूसरा एक्सचेंज गिर गया। हालांकि रिकवर किया, लेकिन री डी जेनेरियो ऐसा रिकवर नहीं कर पाया कि अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए। धीरे धीरे उसका टर्नओवर कम होता रहा और एक पॉइंट ऐसा टाइम आया जब इस एक्सचेंज को किसी बड़े एक्सचेंज के साथ मर्ज होना पड़ा। 2002 में रियो डी जेनेरियो एक्सचेंज जो है ना, ये ब्राज़ीलियन मर्सेंटाइल एंड फ्यूचर्स एक्सचेंज में जाके मर्ज हो गया, जो कि ये एक्सचेंज आगे चल के साओ पाउलो एक्सचेंज में मर्ज हो गया। और आज की तारीख में ब्राज़ील में एक ही एक्सचेंज है B3 नाम से, जो कि साओ पाउलो के अंदर ही है। तो एक तरीके से पूरी की पूरी इंडस्ट्री कंसोलिडेट हो गई और एक एक्सचेंज के ऊपर निर्भर हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो नाजी नाहस हैं, जो प्रोटैगनिस्ट हैं, जो इस नायक हैं, महानायक हैं, विलेन हैं, जो भी हैं, उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ होगा ना। ही डिजर्व्स द वर्स्ट, क्योंकि अरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम में लोग होते हैं, लोगों के घर होते हैं, कितने घरों को बर्बाद किया होगा इसने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक साल की सज़ा, वो भी हाउस अरेस्ट, घर पे, बस 1989 में अरेस्ट किया गया, 1990 में छोड़ दिया गया। और वो एक साल भी अपने घर के अंदर अरेस्ट रहे। बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड रहते थे कि वो घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। जी हाँ, ये हुई सज़ा। और फिर ट्रायल चला जिस पे वो बरी थे, बाहर थे, और उस ट्रायल में 2007 में जाके 17 साल केस चलता रहा। जब वो और बुजुर्ग हो गए तो उनको कहा गया कि अब तो ठीक है, मतलब आप के ऊपर कोई केस नहीं चलेगा, यू आर फाइन, आप बाइज्जत बरी किए जाते हैं। एक बात और, एडुआर्डो डी रोचा एज़ेवेडोस, है ना, ये नाम था ना, जो साओ पाउलो एक्सचेंज के प्रेसिडेंट थे, उनके ऊपर केस किया गया कि आपने नाजी नाहस जैसे एक इनोसेंट इंसान के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया, उनके ऊपर केस लगाया गया, उनको सज़ा हो गई। साओ पाउलो एक्सचेंज के जो प्रेसिडेंट थे, उनकी क्या गलती, उन्होंने अलार्म रेज किया विद नंबर्स, विद डेटा, विद इंफॉर्मेशन, लेकिन एक्चुअली उनको कुछ उल्टा हुआ। इंडिया में भी जुडिशियल सिस्टम की स्लोनेस है, उसकी वजह से भी करप्शन पनपती है, बढ़ती है। तो देयर इज़ वन सिमिलैरिटी इन दैट इकोसिस्टम, और जो हमारे देश में आज की तारीख में भी हो रहा है, जो कि इम्प्रूव किया जा सकता है। आपके क्या थॉट्स हैं, किस तरह से एक करप्शन को या स्टॉक मार्केट की मैनिपुलेशन को, चाहे धीरे धीरे, बट क्या सिस्टम ऐसा हो, प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी सोचें, आपका भी दिमाग उस तरह से लगे, चाहे वो एक थॉट है, चाहे वो एक ऐसे है, चाहे वो एक आर्टिकल है, चाहे 2 लाइनें हैं, चाहे एक वर्ड है, बट वो कंस्ट्रक्टिव हो, पॉजिटिव हो। तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि किस तरीके से ऐसे एक देश को या उसके इकोसिस्टम को ठीक किया जा सकता है, स्पेशली अगर वो देश बढ़ने की कगार पे हो, जो कि इंडिया है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।